वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज एट RK एक्सप्लेन्स। तो 11th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अपना चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो जो कंसेप्ट अपने पास पहले से होने चाहिए उन सारे कंसेप्ट्स को एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो फिजिक्स में और इवन केमिस्ट्री में दोनों में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी बार बार हमें आवश्यकता पड़ती है। अब सिग्निफिकेंस नंबर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनका क्या महत्व है, इस बात को समझने से पहले, सार्थक अंक को पढ़ने से पहले अपने को थोड़ा सा बात कर लेना चाहिए मापन में अनिश्चितता। देखिए, किसी भी भौतिक राशि का हम मापन करते हैं तो पीछे के लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि कोई भी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो दो घटक, उसको मापन को व्यक्त करने में दो घटक हम काम में लेते हैं। एक तो हमारे पास कोई नंबर होता है और उसके आगे उसकी यूनिट, मात्रक या इकाई उसकी होती है। जैसे हम कहें कि इस वस्तु का द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, तो उसकी भौतिक राशि किलोग्राम इसका मात्रक है, इसकी यूनिट है, और यहां पर संख्या, तो 6 संख्या ले ली काम में, यूनिट आगे लगा दी हमने, तो भौतिक राशि को व्यक्त कर दिया हमने। अच्छा, अब भौतिक राशियों का जो मापन हम व्यक्त करते हैं, इसमें बहुत बार अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी रहती है। हम चाहते हैं कि भौतिक मापन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, बिल्कुल सटीक हो, उसमें अनिश्चितता कम से कम हो। ऐसा जो मापन है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो बात आज समझ रहे हैं हम। पहली बात तो हम ये जानते हैं कि मापन में अनिश्चितता होती क्यों है, इसकी वजह क्या है। तो मापन में अनिश्चितता का देखो, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो मापन के लिए हम जो उपकरण काम में ले रहे हैं उसमें कोई त्रुटि हो। नंबर एक, उपकरण में त्रुटि। जैसे एक सिंपल से उदाहरण से आपको बताता हूं कि जैसे द्रव्यमान को मापने के लिए अपन बाट काम में लेते हैं। सारे दुकानदार अपन देखते हैं बाट काम में लेते हैं, 1 किलो का, 2 किलो का। अब लगातार काम में लेने से क्या होता है, लोहे का बना हुआ है, वो बार बार रखेंगे उठाएंगे, रखेंगे उठाएंगे, तो धीरे धीरे उसका क्षय होगा, क्षरण होगा, यानी उसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट 1 किलोग्राम 1 kg नहीं रहेगी काफी दिनों बाद। तो अगर उससे आप किसी द्रव्यमान, उससे तोल के आप कोई भी वस्तु देते हैं तो निश्चित रूप से उसका द्रव्यमान एग्जैक्ट 1 किलो नहीं होगा, उससे कम होगा। तो जो उपकरण, जो साधन आप काम में ले रहे हैं, अगर उसमें कोई कमी है तो आपका मापन त्रुटिपूर्ण आएगा ही आएगा। नंबर 2 ये हो सकता है कि जो मापने वाला व्यक्ति है, जो मापन कर रहा है, उसको मापन का सटीक ज्ञान नहीं है, तो उसमें त्रुटि आ सकती है। आप लंबाई माप रहे हैं लेकिन मापने वाले को यह पता नहीं है कि फीता है वो कहां से एग्जैक्ट, जो मेजरिंग टेप है वो कहां से एग्जैक्ट पकड़नी है, तो वो गलत मापेगा उसको। तो मापन में अनिश्चितता की ये 2 वजह हो सकती हैं, या तो आपका जो उपकरण है वो त्रुटिपूर्ण हो, या जो मापन करने वाला व्यक्ति है उसका मापन का जो तरीका है वो तरीका त्रुटिपूर्ण हो। ये 2 कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें हमारा मापन है वो सटीक नहीं आता। चलिए, ये बात हमने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मापन कैसा होना चाहिए। अच्छा मापन किसको कहेंगे हम? अच्छे मापन में 2 विशेषताएं होनी चाहिए बच्चों। नंबर 1, हमारा मापन परिशुद्ध होना चाहिए। नंबर 2, हमारा मापन यथार्थ होना चाहिए। हमारा मापन परिशुद्ध, प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, परिशुद्ध होना चाहिए और यथार्थ होना चाहिए। अगर किसी भी मापन में ये दोनों गुण हैं तो वो मापन सबसे अच्छा है। अब इन दोनों शब्दों का अर्थ समझते हैं अपन
कि मापन में परिशुद्धता या प्रिसीजन का मतलब क्या है। इसके लिए इनकी डेफिनेशन या इनका जो इंट्रोडक्शन है इसकी मैं बात करता हूं। परिशुद्ध मापन आप किसको कहेंगे? तो परिशुद्ध मापन वो होता है जिसमें बहुत सारे मापन किए गए और सारे मापन लगभग समान आ रहे हैं, तो वो परिशुद्ध है। ठीक है। और यदि मापन किया जा रहा है और वो जो वास्तविक मान है, हमारे द्वारा किया गया मापन या हमारा जो प्रायोगिक मान है, जो प्रैक्टिकल वैल्यू, हमने वास्तव में कितना मापन लिया, वो जो सही मापन है उसके आसपास है या उससे दूर है। अगर वो वास्तविक मापन के या वास्तविक माप के बिल्कुल नजदीक है तो हमारा मापन कहलाएगा यथार्थ। अब देखो, यथार्थता और परिशुद्धता में क्या फर्क है, किस मापन को परिशुद्ध कहेंगे, किस मापन को यथार्थ कहेंगे, ये एक मापन है, इससे आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा। इसमें इस टेबल में आप देख रहे हैं, देखो ये मापन है, ये 3 छात्र हैं ए बी सी, और इन्होंने एक द्रव्यमान का मापन किया है। इनको द्रव्यमान का मापन करने के लिए दिया गया है, और इन तीनों के जो रीडिंग है, पहला मापन इनका, दूसरा और तीसरा, उसको देखें। और ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है 2.00, ये जो द्रव्यमान है उसका वास्तविक मान है, उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो ये है 2.00, यानी वो वस्तु एग्जैक्ट 2 ग्राम की है। क्लियर बात? पहले बच्चे ने उसका मापन किया तो उसने मापन में रीडिंग बताई 1.95 ग्राम, 1.93 ग्राम, 1.94 ग्राम। ठीक है। दूसरे ने रीडिंग बताई 1.94, 2.05, 1.995, और तीसरे ने बताई 2.01, 1.99, 2.00। अब इन तीनों मापनों को हम कौन सी कैटेगरी में रखें? सबसे पहले बात करें सी की। सी ने जो मापन किया वो एग्जैक्ट मापन है, उसके बिल्कुल पास है ना। देखो 2 ग्राम है तो 2.01, 1.99, 2.00। इसका जो तीनों रीडिंग है वो भी एक जैसी आई है, तो तीनों मान एक जैसे, हर बार उसका मान लगभग वही आ रहा है, इसका मतलब उसका मापन परिशुद्ध है। और उसका जो मान आ रहा है वो वास्तविक मान के नजदीक है, इसका मतलब उसका मापन है वो यथार्थ भी है। तो छात्र सी द्वारा किया गया जो मापन है वो परिशुद्ध भी है और यथार्थ भी है। समझ गए बात को? अब आ जाओ आगे। अब इसमें पहला जो मापन है ए, इसको देखो आप, हर बार उसकी जो रीडिंग है वो आ तो उतनी रही है, 1.95, 93, 94। इसका मतलब ये मापन है वो परिशुद्ध तो है, लेकिन वास्तविक मान से देखो कितना फर्क है इसमें, 1.95 और ये है 2.0। तो वास्तविक जो मान है उसके आसपास नहीं है, वो वास्तविक मान से काफी अलग मान वो बता रहा है। तो ए छात्र द्वारा जो किए गए मापन हैं वो परिशुद्ध तो हैं, हर बार वो उतना ही मापन बता रहा है लगभग, लेकिन वास्तविक मान से मेल नहीं खा रहे हैं वो, इसलिए उसका मापन है वो यथार्थ नहीं है। समझ गए बच्चों बात को? ओके। अब दूसरे वाला मापन है, इसको देखो आप। दूसरे वाला मापन है, इसमें देखो कितना फर्क आ रहा है, 1.95 है एक रीडिंग, दूसरी 2.05 है और तीसरी रीडिंग 1.9। तो हर बार इसके मापन में देखो कितना ज्यादा फर्क आ रहा है, काफी डिफरेंस आ रहा ना। इसका मतलब बी द्वारा किए गए मापन को परिशुद्ध नहीं माना जा सकता, परिशुद्ध नहीं माना जा सकता। तो बच्चों ये होता है मापन में परिशुद्धता और यथार्थता। यथार्थता होती है वो तो हमारे द्वारा किए गए मापन की वास्तविक मान से समीपता को दर्शाती है, कि हमारे द्वारा किया गया मापन रियल वैल्यू के कितना पास है, कितना नजदीक है, उसको तो बताती है यथार्थता। अगर यथार्थता है इसका मतलब हमारा मापन यथार्थ है। और हम अपना मापन लेने में कितने एक्यूरेट, हर बार हम वही रीडिंग ले रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो मापन है वो प्रिसाइज है, परिशुद्ध है। तो अच्छे मापन में ये दोनों गुण होने चाहिए।
चाहिए। तो इस एग्जाम्पल से बात आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब आज की जो मुख्य बात है वो हम शुरू करते हैं और वो है सार्थक अंक। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंक क्या होते हैं? डेफिनेशन देखें इसकी। वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात हों वे सार्थक अंक कहलाते हैं। वे अर्थपूर्ण अंक, मीनिंगफुल डिजिट, जिनका हर का एक मीनिंग निकलता है, तो वो अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात हैं, जिनमें कोई अनिश्चितता नहीं है, वे सार्थक अंक कहलाते हैं। अब मतलब इसका क्या अर्थ निकला? निश्चित, जो निश्चित रूप से ज्ञात हैं या जो अर्थपूर्ण हैं। एक उदाहरण लेंगे, उससे बात आपके बिल्कुल अच्छे से और बड़े सरल तरीके से आपके बात समझ में आएगी। जैसे हमने कहा एक वस्तु है, उसकी लंबाई 1 मीटर है। समझना इस बात को, 1 मीटर है, ठीक है। अब 1 मीटर है, लेकिन अब 1 से वो पूरी 1 मीटर है या 1.1 है या 1.3 है, कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब 1 मीटर के ऊपर जो सेंटीमीटर मिलीमीटर हो सकते हैं उनमें अनिश्चितता है। उनमें क्या है? अनिश्चित। अगर इसी लंबाई को मैं कहूं कि इस वस्तु की लंबाई 1.0 मीटर है, तो आप क्या समझेंगे? आप क्या अर्थ निकालेंगे उसका? आप ये अर्थ निकालेंगे कि इसका मतलब ये जो वस्तु है उसकी लंबाई 1.1 नहीं हो सकती, 1.2 नहीं हो सकती, 1.8 नहीं हो सकती, 1.9 नहीं हो सकती, क्योंकि अगला अंक बता रहे हैं अपन मापन में। तो ये जो 0 है उसका क्या अर्थ निकल रहा है? उसका अर्थ ये निकल रहा है कि 1 पॉइंट के आगे 1 2 3 9 तक कोई डिजिट नहीं हो सकती। तो थोड़ा और क्लियर हुआ। इसी की लंबाई को मैं ये कह दूं कि बच्चों इसकी लंबाई 1.00 मीटर है। तो अब आपके समझ में आ गया कि 1.00 होने का मतलब 1.01, 1.02, 1.03 नहीं हो सकते, यानी दशमलव के बाद 2 और स्थिति उसकी क्लियर हो गई। समझ रहे हैं? तो वैसे तो मोटे तौर पर अर्थ एक ही निकालते हैं। अपन कहते हैं कि गणित के हिसाब से अपन कहते हैं कि साहब 1 मीटर 1.0 मीटर, बात एक ही है। बात एक नहीं है। मापन के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से बात एक नहीं है। इनमें से कौन सा मापन सबसे ज्यादा सटीक है, सबसे ज्यादा सही है? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात हैं वो ज्यादा है। अब आप गणित के हिसाब से कहेंगे साहब 1.0 लिखना ये तो व्यर्थ है। नहीं, व्यर्थ नहीं है, ये अर्थपूर्ण अंक है। कैसे, क्या अर्थ निकला इसका? इसका अर्थ ये निकला कि उस वस्तु की लंबाई है, उसमें 1 मीटर के आगे उसके 10वें हिस्से का कोई मान नहीं है। 1.1 2 3 अगले अंक की स्थिति को इसने क्लियर कर दिया कि इनमें से कोई भी माप नहीं हो सकता। अर्थ निकला कि नहीं निकला? 1 0 और लगा दिया तो इससे हमें यह मैसेज मिला कि ये जो एक लंबाई अपन ने बताई है इसमें दशमलव के बाद 2 अक्षर तक और कोई डिजिट नहीं है। मतलब उसकी जो लंबाई है वो एग्जैक्ट 1 मीटर की ओर बढ़ रही है। तो ये जो मान है इससे ज्यादा ये सही है, इससे ज्यादा ये सही है। तो ये इसमें जो सार्थक है, इसमें सार्थक अंक है 1, इसमें सार्थक अंक है 2, इसमें सार्थक अंक है 3। तो हर अंक का अपना एक अर्थ है ना। हालांकि दशमलव के बाद 0 0 ही लगा रहे हैं हम, लेकिन हर 0 का अर्थ निकल रहा है। हर 0 हमें कुछ जानकारी दे रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं सार्थक अंक। अर्थ सहित है, उनका हर का मीनिंग है एक। तो ये डेफिनेशन इसकी ध्यान में रखेंगे। वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात हों सार्थक अंक कहलाते हैं। किसी भी मापन में जितने ज्यादा सार्थक अंक होते हैं वो मापन उतना ही श्रेष्ठ, उतना ही सटीक और उतना ही
निश्चित माना जाता है। जितने ज्यादा सार्थक अंक उतनी ही मापन में अनिश्चितता कम और निश्चितता ज्यादा। समझ गए बात को? चलो, ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आगे, और वो बात हम कर लेंगे सार्थक अंकों की गणना। ये तो हमारे समझ में आ गया कि जो सार्थक अंक होते हैं, डेफिनेशन इसकी आपके क्लियर ध्यान में है ना, कि वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात हों वे सार्थक अंक कहलाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और जो सीखने वाली बात है वो ये है कि हम कोई भी संख्या हमें दी हुई है उसमें हम सार्थक अंकों की गणना कैसे करें, तरीका क्या है इसका। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों सार्थक अंकों की गणना करने के नियम। तो ये एक एक नियम को हम लेते जाएंगे, आप अच्छे से इनको समझते जाएं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। चलिए, तो नियम शुरू करें बच्चों। पहला नियम, सभी गैर शून्य अंक यानी जीरो के अलावा जो भी हैं, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते, ओके। चलिए, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक बात है। उदाहरण ले लें इसका कोई भी, जैसे मान लीजिए यहां पर कह रहा है 645 ग्राम, ये एक मापन है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 गैर शून्य अंक है। तो जीरो के अलावा संख्या में जो भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो हमेशा सार्थक अंक होती हैं। इसमें तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब बात आती है गैर शून्य अंकों की, तो बात क्लियर होगी। अब जीरो पे शून्य पे आते हैं हम, उसका क्या हाल है, उसका क्या मामला है। तो शून्य पे अपन आए तो गैर शून्य अंकों के बीच में स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। बीच में जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर गैर जीरो अंक नॉन जीरो दोनों तरफ है, बीच में जीरो आ रहे हैं, जैसे मैं कहूं 1008, तो गैर शून्य अंकों के बीच में 2 जीरो आए ना, वो सार्थक अंक में शामिल होंगे। यानी ये जो संख्या है इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4 है। क्लियर है बात कि दोनों तरफ अगर उसके गैर जीरो नॉन जीरो डिजिट्स आ रही हैं और बीच में जितने भी जीरो हैं वो सारे सार्थक अंक में गिने जाएंगे। क्लियर है बच्चों? ओके। अब बात करते हैं कि अगर बीच में ना होकर जीरो दाएं और बाएं हो तो क्या करेंगे हम। तो तीसरा नियम देखें, गैर शून्य अंक के बाईं ओर स्थित शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। सार्थक अंक नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि जो भी नॉन जीरो डिजिट है अगर उसके लेफ्ट साइड में जीरो लगे हुए हैं वो सार्थक अंक में नहीं आएंगे। क्योंकि लेफ्ट साइड में जीरो किस लिए लगाते हैं हम? लेफ्ट साइड में तो जीरो केवल दशमलव की स्थिति को बताने के लिए लगाते हैं, और कोई मतलब ही नहीं है उनका। केवल वो दशमलव की स्थिति बताने के लिए, जैसे मान लीजिए 0.4 अंक पहले लगाना है अपने को और उसमें अंक 2 ही है तो हम 2 जीरो लगा लेते हैं, करते हैं हम ऐसा। तो अगर बाईं ओर गैर शून्य अंक के बाईं ओर जीरो लगे हुए हैं तो उन्हें सार्थक अंक में काउंट नहीं किया जाएगा। एक उदाहरण लेंगे, इसको मिटा दूं मैं,
पहला और दूसरा क्लियर है, आपने नोट कर लिया। एक उदाहरण ले लेते हैं, ये जो तीसरा पॉइंट है इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने कहा 0.0084 ग्राम, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो, पहला गैर शून्य अंक 8 है, उससे इधर जो 0 लगे हुए हैं उन्हें सार्थक अंक में नहीं माना जाएगा। इस संख्या में, इस मापन में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। तो लेफ्ट साइड में जो 0 होते हैं उनका औचित्य केवल और केवल दशमलव का स्थान निर्धारित करने में होता है, उन्हें सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया अपना। तो बात एग्जाम्पल देते ही आपके बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए, अब जब 0 बीच में हो तब हमने देख लिया, 0 लेफ्ट साइड में है तो देख लिया। तो अब 0 आगे हो संख्या के तो तब क्या कंडीशन है उसका और देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन। ये 3 रूल अपन ने देख लिए सार्थक अंकों की कैलकुलेशन के। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखते हैं बच्चों अपन। और रूल नंबर 4 कहता है कि गैर शून्य अंकों के दाईं ओर स्थित शून्य सार्थक अंक हैं, सार्थक अंक हैं यदि वे दशमलव के बाद स्थित हैं, यदि वे दशमलव के बाद स्थित हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है कि राइट साइड में जो 0 होते हैं उन 0 को आपको सिग्निफिकेंट फिगर में गिनना है, लेकिन कब? जब वह दशमलव के बाद यदि हो तो गिनना। जैसे एक एग्जांपल आप देख लें, मैं लिखूं 145.800। हो गया बच्चों? ये मान लीजिए कोई लंबाई है सेंटीमीटर या मीटर कहते हैं, आपको जो भी मान इसमें आप लेना चाहें ले सकते हैं। ये एक मेजरमेंट है, कोई भी मेजरमेंट हो सकता है ये। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या की अपन गणना करेंगे तो अपन कहेंगे कितने सार्थक अंक हैं? बोलो भाई। 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक हैं इसमें, क्योंकि लास्ट में जो 0 आते हैं वो सार्थक अंक में तब गिने जाते हैं यदि वे दशमलव के बाद हैं। तो देखो इनसे पहले दशमलव आ रहा है, ये दशमलव के बाद हैं तो सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो अब एक बात और आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा कि यदि दशमलव नहीं हो और फिर यदि लास्ट में 0 हो तो उन्हें सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। इसी में लिख देता हूं मैं, यदि दाईं ओर स्थित शून्य से पहले दशमलव नहीं है तो उन्हें सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा उनको सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। कैसे? क्या कहना चाहते हैं इसमें हम उदाहरण से पता लग जाएगा आपको। जैसे मैं कहूं, यहां पर मैं लिखूं 4000 ग्राम, किसी वस्तु का द्रव्यमान 4000 ग्राम है, तो इसमें नॉन जीरो अंक 4 है, उसके राइट साइड में 3 जीरो आए ना, 1 2 3, इनसे पहले दशमलव है क्या? नहीं है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1।
ओनली 4 है वो सार्थक अंक है, लास्ट के 0 सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। तो बच्चों बात क्लियर हो गई जीरो की पूरी। शुरू से नियमों को रिवाइज करवाता हूं मैं। ये जीरो के अलावा जो भी जो नॉन जीरो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हमेशा सार्थक अंक में गिने जाएंगे। फिर जीरो की बात करें, यदि उसके दोनों तरफ नॉन जीरो हैं, बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सारे सार्थक अंक में गिने जाएंगे। लेफ्ट साइड में पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उससे लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो आएंगे उन्हें सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं माना जाएगा। राइट साइड में अगर आ रहे हैं तो दो कंडीशन है, अगर उनसे पहले दशमलव है तो उन्हें सार्थक अंक माना जाएगा, अगर दशमलव नहीं है तो उन्हें सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद लास्ट में एक छोटी सी बात जो बच जाती है यहां पर, वो आप वैज्ञानिक संकेतन की ओर कह सकते हैं। वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन, पिछले लेक्चर में आपको बताया था, सिखाया था संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में कैसे व्यक्त करते हैं। चलिए वैज्ञानिक संकेतन का एक पॉइंट और देख लेते हैं। वैज्ञानिक संकेतन के सभी अंक सार्थक होते हैं। और वैज्ञानिक संकेतन आपको याद ही होगा, n गुणा 10 की घात n के रूप में व्यक्त किया जाता है। और ये जो n है वो 1.0 से लेकर 9.99 तक हो सकता है, वो सीखा हुआ आपका, ठीक है। चलिए तो मैं यहां पर लिख देता हूं 7.46 गुणा 10 की घात 12। ये एक कोई मापन है, ठीक है। अब वैज्ञानिक संकेतन में है, क्लियर है बात। अब अपने को कोई कह दे कि इसमें सार्थक अंक बताओ, तो जो घात है उसका तो सार्थक अंक में कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ में जो संख्या है 7.46, इसमें कितने अंक है 3, तो तीनों के तीनों सार्थक अंक में शामिल होंगे। वैज्ञानिक संकेतन में लिखी हुई जो मापन है, जो संख्या है, उसके सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। ये सार्थक अंकों से संबंधित सारी बातें हो गई। तो बात समझ में आ गई आपके कि वे अर्थपूर्ण अंक जिनके मान निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। और किन्हीं भी संख्याओं में सार्थक अंक की कैलकुलेशन कैसे करें वो सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि अगर हम संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग कर रहे हैं तो सार्थक अंकों की क्या पोजीशन रहेगी, सार्थक अंकों का जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे होगा, ये और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको सीख लेते हैं अब हम, ठीक है बच्चों। चलिए अब सीख लेते हैं हम आगे सार्थक अंकों को जोड़ना व घटाना। तो एक दो एग्जाम्पल इसमें लेंगे, बात आपके समझ में आ जाएगी। जोड़ना और घटाना में आपको क्या ध्यान में रखना है कि जोड़ और घटाने में जो संख्याएं भाग ले रही हैं तो उनको जोड़ेंगे तो जो परिणामी संख्या है, परिणामी संख्या यानी उनको जोड़ने या घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, परिणामी संख्या में दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे जितने भाग लेने वाली संख्याओं में से न्यूनतम वाली संख्या में है। क्या अर्थ निकला इसका, इस बात का क्या मीनिंग है, ये तब समझ में आएगा जब हम ये एक एग्जाम्पल कर लेंगे।
यहां पर एक योग कर रहे हैं बच्चों हम। दशमलव वाली 3 संख्याएं हैं, 12.11, 18.0, 1.012। तो दशमलव युक्त संख्याओं का जो योग करते हैं, आपको पता ही है कि उन्हें इस तरह से लिखते हैं कि दशमलव ठीक ऊपर नीचे उनके रहें, फिर जोड़ते हैं। पता ही है आपको, ऑलरेडी जानते हैं आप, ठीक है। तो ये अपना हो गया 2 और ये भी हो गया 2, ये हो गया 1, फिर दशमलव आ गया 8, 2 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3। ये तो नॉर्मल जो जोड़ दशमलव की संख्याओं का अपन करते हैं बच्चों, वो है ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कहना क्या चाहते हैं, हम कह रहे हैं परिणामी संख्या में दशमलव के बाद उतने ही अंक रहेंगे, उतने ही अंक होंगे जितने भाग लेने वाली संख्याओं में से न्यूनतम वाली संख्या में है। न्यूनतम वाली संख्या मतलब ये 3 संख्याएं भाग ले रही हैं, इनमें से इसमें दशमलव के बाद 2 अक्षर हैं, इसमें दशमलव के बाद 1 है, इसमें दशमलव के बाद 3 है, तो न्यूनतम अंक वाली संख्या ये हो गई ना। तो जितने दशमलव के बाद न्यूनतम अंक वाली जो संख्या है उसके बराबर ही परिणाम में रहेंगे। यानी इस परिणाम को आप 31.122 नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको आप 31.1 लिखेंगे। ये सार्थक अंकों का जोड़ व बाकी है। सेम बात बाकी में जो भी आप घटा रहे हैं वो नॉर्मल जो अपन घटाते हैं वो घटा लिया, बस घटाने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें अपने को ये देखना है कि उसमें दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए जितने ऊपर जिन संख्याओं का आप जोड़ या बाकी कर रहे हैं उनमें से जिसमें दशमलव के बाद मिनिमम अंक हैं उसके बराबर ही आपके परिणाम में होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ये सारे ग्राम हैं सपोज करो, तो रिजल्ट इसका हम लिखेंगे 31.1 ग्राम, न कि 31.122, नहीं। क्लियर है बात? जोड़ और बाकी में क्या ध्यान रखना है, बात समझ में आ गई आपके? परिणामी संख्या में दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए जितने भाग लेने वाली संख्याओं में से जिसमें दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हैं उसके बराबर ही परिणामी संख्या में रखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं गुणा और भाग की। मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवाइड कैसे करें, सार्थक अंकों वाली संख्याओं में क्या ध्यान रखना है। तो यहां पर हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, तो आप नोट करें, गुणा और भाग में परिणामी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या भाग लेने वाली संख्याओं, जितने भी संख्याएं भाग ले रही हैं में से न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर होंगे। ये लो कि जो भी आप गुणा करेंगे भाग करेंगे, नॉर्मल जो गुणा भाग जैसे हम करते हैं उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको रिजल्ट लिखते समय यह ध्यान रखना है कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक उतने ही होने चाहिए। सार्थक अंकों की संख्या वो रहेगी जो भाग लेने वाली संख्याओं में से न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर रहेगी वो संख्या। कैसे पता चलेगा आपको? ये जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा एक्सप्लेन और इसको करते हैं अपन। जैसे गुणा किया हमने 125 को 2.5 से, ठीक है बच्चों, 2.5 से इसको हमने गुणा कर लिया। तो इसको दोनों को अपन ने गुणा किया तो इसका रिजल्ट आ रहा है 3.125। 3.125 आ गया। अब ये तो नॉर्मल जो आप जैसे गुणा करते हैं भाई, दशमलव हटाकर हमने पहले गुणा कर लिया और उसके बाद
दो अंक पहले इसमें दशमलव है, एक टोटल 3 अंक पहले दशमलव लगा दिया हमने। नॉर्मली जो आप करते हैं वही तरीका हमारा, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात यहां हमें सीखनी है वो क्या है कि गुणा और भाग होता है तो परिणामी जो है संख्या, रिजल्टेंट जो नंबर है उसमें सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी न्यूनतम सार्थक अंक वाली जो भाग लेने, इसमें 2 भाग लेने वाली संख्याएं है भाई 1.25, इसमें सार्थक अंकों की संख्या बच्चों कितनी है, इसमें सार्थक अंक कितने संख्या में 3, इसमें सार्थक अंक कितने हैं 2, तो कहता है कि परिणाम में भी सार्थक अंक उतने ही होने चाहिए जितने न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में है। और इनमें से न्यूनतम ये 2 वाली ये होगी ना, तो कह रहा है परिणाम में भी 2 ही रखने होंगे आपको। तो हम इसको 3.125 नहीं लिखकर क्या लिखेंगे 3.1 लिखेंगे। ये सार्थक अंकों का गुणा और भाग है। तो जोड़ और बाकी में सेम बात, गुणा और भाग में सेम बात। ये होता है हमारा सार्थक अंक। अब हमने यहां पर देखो हमने सार्थक अंक उतने ही रखे, तो हमने 3.125 में से 5 और 2 को हटा दिया। अब क्या हम जो जितने अंक हटाने होते हैं उन्हें सीधा हटा सकते हैं या उनको हटाने में हमें कोई ध्यान रखना पड़ता है? ये जो तरीका है ना जिसमें बड़ी 2 अंकों को लास्ट में से हमने हटाया है उसको बोलते हैं संख्याओं को राउंड ऑफ करना। संख्याओं को राउंड ऑफ करना। तो राउंड ऑफ जब करते हैं, इसमें 2 अंक हटाए हमने, 5 भी हटाया, 2 भी हटाया हमने, तो ये हटाने में हमें कोई ध्यान रखना होता है क्या? राउंड ऑफ करते समय हमें कोई परिवर्तन तो नहीं करना होता है। इन सारी बातों को भी यहां सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट ले रहे हैं हमारा, और ये हो गया राउंडिंग ऑफ। संख्याओं का निकटतम मान, यदि लास्ट वाली डिजिट हम हटा रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है? राउंडिंग ऑफ के बच्चों बहुत महत्वपूर्ण छोटे छोटे 2-3 बातें हैं, 2-3 कंसेप्ट हैं, उनको हम समझ लेते हैं। बस इतनी सी बात होगी इसमें। एक तो देखो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर हटने वाला अंक 5 से अधिक है तो पहले वाला अंक एक मान से बढ़ जाएगा। मतलब जैसे आपके पास है 4.29, ये संख्या है आपके पास। अब अगर हमें इसमें 3 सार्थक अंक हैं, अगर हमें इसमें से 9 को हटाना है, इस संख्या को हमें 2 सार्थक अंक वाली संख्या में चेंज करना है, तो नियम कहता है कि हटने वाला अंक अगर 5 से अधिक है, जैसे 9 को हटा रहे हैं हम, 5 से अधिक है, तो पहले वाला अंक एक मान से बढ़ जाएगा। मतलब इसको आप राउंड ऑफ करेंगे, 3 सार्थक अंकों वाली संख्या से अगर इसको आप 2 सार्थक अंकों वाली संख्या में बदल रहे हैं, एक डिजिट आपको हटानी है, तो क्योंकि वो 5 से ज्यादा है तो इसको आप लिखेंगे 4.3। पहले वाला अंक है उसको एक मान बढ़ा दिया, उसका 2 से उसको क्या कर दिया 3। क्लियर है बात? चलिए अब रूल नंबर 2, हटने वाला अंक यदि 5 से अधिक की बजाय मैं कह दूं 5 से कम है, तो पहले वाला अंक अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। जैसे इसी उदाहरण में समझें इस बात को। सेम उदाहरण में समझते हैं इस बात को। ये है मान लीजिए मान हमारे पास 4.23 और ये 3 सार्थक अंक है, इसको 2 सार्थक अंक वाली संख्या में बदलना है, एक अंक इसका हटाना है हमें, तो क्योंकि हटने वाला 5 से कम है,
5 से कम है तो पहले वाला अंक अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज। मतलब इसको हम लिखेंगे 4. क्लियर है बात? चलिए, अब 5 से ज्यादा हो तो पीछे वाला अंक 1 बढ़ जाएगा, 5 से कम हो तो जैसा है वैसा रह जाएगा। अब अगर वो एग्जैक्ट 5 हो तो उसके लिए नेक्स्ट रूल दें। एग्जैक्ट अगर 5 हो तो हमें क्या करना है? बहुत काम की बात है, बहुत जरूरी बेसिक है बच्चों आपके लिए, ये बार बार इनकी आवश्यकता अपने को पड़ेगी। तो तीसरी बात इसमें आ जाएगी, यदि हटने वाला अंक 5 है तो 2 तरह की कंडीशन है बच्चों। पहले वाला अंक विषम है, अगर विषम है तो एक मान से बढ़ेगा। दूसरी कंडीशन, पहले वाला अंक सम है तो अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर बात है? एक उदाहरण लेंगे, बिल्कुल सारी बात आपके साफ हो जाएगी एकदम। जैसे 8.25, 8 इसको मैं लिख लूं 275, ये। अब इसमें अपने को क्या करना है? अपने को इसमें करना है, 4 सार्थक अंक हैं फिलहाल इसमें, इनमें से एक को हटाना है हमें। इसको 4 सार्थक अंक में से 3 सार्थक अंक वाली संख्या में बदलना है। अब हटने वाला अंक है वो 5 है। अगर वो 5 है तो पहले वाले अंक को देखो आप, वो कैसी संख्या है? सम है या विषम है? विषम है। 7 है, विषम है, तो कह रहा है विषम यदि है तो बढ़ेगा एक मान। तो अपन कहेंगे, इसको लिखेंगे 8.28। समझ में आ गई बात? इसी से मिलता जुलता दूसरा उदाहरण में लेता हूं। यदि ये 8.265 ये है, अब अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जिस 5 को हटा रहे हैं उससे पहले सम संख्या है, उससे पहले वाली संख्या क्या है? सम। अगर सम संख्या होती है तो नो चेंज। इसको हम लिखेंगे 8.2। ये बच्चों किसी भी संख्या को राउंड ऑफ करने का तरीका होता है। तो आज मैं समझता हूं कोई भी जो मान है उसमें अनिश्चितता क्यों होती है, उसको कैसे सुधारा जाता है, परिशुद्धता का क्या अर्थ है, यथार्थता का क्या अर्थ है, और फिर उससे जुड़े हुए यथार्थ अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स, किसी भी संख्या में उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, सार्थक अंकों की गणना कैसे की जाती है, वो सारी बातें हमने सीखी, पढ़ी। सार्थक अंकों का जोड़, बाकी, गुणा, भाग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है ये हमने सीखा। फिर परिणाम में से अगर हमें सार्थक अंकों की संख्या बदलने के लिए लास्ट के कोई अंक यदि हमें हटाने हैं, संख्याओं को राउंड ऑफ करना है, तो उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, ये सारे के सारे कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से सीखे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बातें आपके बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। साथ में आप इनके नोट्स बनाते रहें, लिखते रहें। आपको कोई समस्या आ रही है तो वो निसंकोच मुझसे पूछें, ताकि आपकी कोई भी जिज्ञासा है वो अनसेटिस्फाइड ना रहे। हर चीज को सीखें, और कोई भी जिज्ञासा, आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप जरूर पूछें। इसी तरह से मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।